सबसे बड़ी चीज ये होता है कि पूंजी बाजार है क्या। तो पूंजी मतलब होता है धन, बाजार मतलब समझ रहे हैं जहाँ क्रेता और विक्रेता आपस में क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। इसका मतलब है वित्त का लेन देन करना ही क्या कहलाता है, पूंजी बाजार कहलाता है। पूंजी बाजार का मतलब यह है कि जहाँ क्रेता और विक्रेता क्या करते हैं, वित्तीय अंश पत्रों का या वित्तीय ऋणों का क्या है आपस में लेन देन करते हैं, उस बाजार को क्या कहते हैं, पूंजी बाजार कहते हैं। देखिए जब आप लोग मनी मार्केट पढ़ेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट रन के लिए होता है। शॉर्ट रन का मतलब होता है अल्पकाल, ठीक है। जो मुद्रा बाजार है, मुद्रा बाजार का अध्ययन हम लोग करते हैं तो एक दिन से लेके और 364 दिन तक कि जितने भी वित्तीय लेन देनों का अध्ययन किया जाएगा, क्रय विक्रय का अध्ययन किया जाएगा, वह क्या कहलाता है, मुद्रा बाजार। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्पकालिक बाजार। अल्पकालिक का यहाँ पे समझ ये लिया गया है कि 1 साल से कम की अवधि। जब हम लोग मनी मार्केट कवर करेंगे तो सारी चीजें विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं खाली आप लोगों को बताने के लिए बता दूं, मुद्रा बाजार का जो अध्ययन किया जाता है वह क्या है, अल्पकालिक लिए, ठीक है। उसी तरह क्या दूसरा, पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार आप लोग समझ गए हैं, पूंजी बाजार का अध्ययन क्या किया जाता है, 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक की जो रुपयों का लेन देन है या वित्तीय कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वित्तीय उपकरण होते हैं, उनका जो लेन देन है वह क्या कहलाता है कि पूंजी बाजार के अंतर्गत कहलाता है। और यह क्या होता है, दीर्घकालिक होता है, लॉन्ग रन या दीर्घकालिक। आप लोग समझे कि पूंजी बाजार का अर्थ क्या है, दीर्घकालिक है, और मुद्रा बाजार का अर्थ क्या कहलाता है, शॉर्ट रन या अल्पकालिक कहलाता है, ठीक है। पूंजी बाजार का कार्य क्या है, देखो पूंजी बाजार का कार्य क्या है कि आप लोग देखते होंगे किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण राशि क्या होती है, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट क्या है, पूंजी। बिना पूंजी के किसी भी देश का विकास संभव है, मेन उसमें केंद्र की भूमिका कौन निभाता है, पूंजी। और पूंजी कहाँ से आएगी, बचत से, ठीक है। तो आप लोग जब भी आप लोग देखते हैं कि एक क्षेत्र में क्या होता है, बचत की अधिकता होती है, वित्त बाजार का ये क्या करता है, वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करता है, ठीक है। ये क्या करता है, वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करता है। मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। पूंजी बाजार का काम क्या है, ये क्या करता है, वित्तीय मध्यस्थता का काम करता है। और वित्तीय मध्यस्थता किसके बीच में होती है कि एक तरफ होता क्या है, बचत का आधिक्य होगा, दूसरी तरफ क्या है, बचत की कमी होगी। तो ये क्या करता है, एक तरफ से मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं किसी को उधार देने के लिए, और किसी ऐसे व्यक्ति को, मान लीजिए कोई सपोज एक्स व्यक्ति है, उसको मैं नहीं जान रहा हूँ, तो क्या मैं उसको उधार दूंगा, भले वो 10,000 की जगह मुझे 12,000 देने के लिए तैयार हो, क्या मैं उसको उधार दूंगा, नहीं दूंगा। लेकिन यदि मुझे कोई गारंटर मिल जाए और वो एक अथोराइज पर्सनालिटी हो, यानी कि प्रशासनिक कोई इकाई हो, ठीक है, जिसका सरकार का इसमें क्या है, अधिपत्य हो या निरीक्षण कर रहा हो सरकार, तो क्या है कि आपसे यदि कहा जाए कि आप 10,000 रुपये दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे, तो उसको 10,000 रुपये दे देंगे। क्यों, क्योंकि आपको उसकी जगह पे क्या है, 10 की जगह 12,000 रुपये मिल रहे हैं। बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि कैपिटल मार्केट क्या करता है, वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करता है। यह क्या करेगा, वित्तीय मध्यस्थता का काम करता है। इसका काम क्या है कि जहां बचत का आधिक्य है, बचत का आधिक्य का मतलब यह है कि जहां पर पर्याप्त मात्रा में पूंजी है और जहां पर पर्याप्त मात्रा में पूंजी की कमी है, वह क्या करता है, उसमें बीच में जो एक तरफ से कहा जाए कि खाई है, उसको पाटने का काम करता है, उसको दूर करने का काम करता है। क्या
वित्तीय कैपिटल मार्केट, जहां बचत अधिक कौन सा वर्ग होगा? आप लोग नॉर्मल ये देखा जाता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, हाउस होल्ड का मतलब समझ रहे हैं, घरेलू क्षेत्र, और ये क्या होता है, ज्यादातर इन्वेस्टर वर्ग होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो उद्योगपति होते हैं उनमें क्या होता है, उनको हमेशा आप लोग देखते होंगे कि उनके पास क्या होता है, पूंजी का अभाव होता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर से क्या है कि कैपिटल मार्केट के थ्रू यहाँ से बचत यहाँ जाती है, और ये बचत क्या करते हैं, ये यहाँ से पूंजी को प्राप्त करते हैं। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आई बात? अब कैपिटल मार्केट में दो बाजार होते हैं, एक प्राथमिक बाजार होता है, एक द्वितीयक बाजार होता है। इस सब सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों से शायद पूरी चर्चा कर चुका हूँ कि प्राथमिक बाजार क्या है, द्वितीयक बाजार क्या है। कोई बताएगा मुझे प्राथमिक बाजार क्या है, द्वितीयक बाजार क्या है? कोई आइडिया? याद चीजें याद आ रही है? कुछ याद होता है? यदि आप लोग कुछ ना किए होते, जो मैं बुदाया था खाली लिख लिए होते और जाकर किसी बुक से किताब से पढ़ लिए होते, समझ लिए होते, तो शायद है कि आप लोगों को सारी चीजें याद रखें। प्राथमिक बाजार कोई मुझे बताएगा? इसमें दो चीजें होती है, एक प्राथमिक बाजार, एक द्वितीयक बाजार। एक क्या है, प्राथमिक बाजार है, एक क्या है, द्वितीयक बाजार। ठीक है, प्राथमिक बाजार के अंतर्गत हमेशा क्या होता है, ऐसी प्रतिभूतियों का लेन देन होता है जो एकदम नई होती है। ऐसी प्रतिभूतियां जो मार्केट में क्या है, अभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट, इसका संबंध क्या होता है, इसका संबंध स्टॉक एक्सचेंज से नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज तो समझ रहे हैं ना, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और भी दो चार स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैंने पिछली बार बताया। तो मान लीजिए अभी हम लोग बीएससी एनएससी की बात कर रहे हैं। जब कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है उनमें ये लिस्टिंग इनकी नहीं होती है। मान लीजिए कोई कंपनी को क्या है, पूंजी की जरूरत है, वह क्या करती है, कोई ना कोई प्रतिभूति जारी करती है। प्रतिभूति का मतलब क्या है, कोई अंश जारी करेगी, कोई शेयर जारी करेगा, या कोई डिबेंचर जारी करेगा। ठीक है, हमेशा जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, बॉन्ड जारी करती है, और जो प्राइवेट कंपनियां होती है तो क्या जारी करते हैं, शेयर जारी करते हैं, डिबेंचर जारी करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट भी डिबेंचर जारी कर सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी कंपनी को शेयर की जरूरत है, किसी कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो वह क्या करती है, शेयर जारी करती है, डिबेंचर जारी करती है। शेयर क्या होते हैं, या कंपनी क्या, या प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, लोगों से ऋण भी प्राप्त कर सकती है। ये जो शेयर होते हैं ये कंपनी की संपत्ति स्वयं होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो शेयर आपने क्या किया, कोई प्रतिभूति खरीदी तो कंपनी को क्या हुआ, उससे पैसा मिलेगा। दूसरी चीज क्या कर सकती है, कंपनी किसी से उधार भी ले सकती है। कंपनी के पास दो माध्यम है, एक तो शेयर के माध्यम से ले सकती है उधार, दूसरा वो ऋण के माध्यम से ले सकती है। शेयर के लिए क्या करना होगा, उसको किसी न किसी प्रतिभूति जारी करेगी, या कोई शेयर जारी करेगी, डिबेंचर जारी करेगी, और उसका मूल्य निर्धारित करेगी। जो इच्छुक व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, इसको खरीद लेंगे। उसी तरह क्या है कि कंपनी लोगों से ऋण भी प्राप्त कर सकती है, यही दो साधन। तो प्राथमिक बाजार का संबंध क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज से नहीं होता है। कोई भी कंपनी क्या करती है कि जब डायरेक्ट जाके उसको मुद्रा की जरूरत होती है, पूंजी की जरूरत होती है, तो क्या करती है कि शेयर जारी करती है, डिबेंचर जारी करती है, और उनके माध्यम से लोगों से क्या है, ऋण की प्राप्ति करती है। ठीक, कितना समझ में आया आप लोगों को? प्राथमिक बाजार क्या है। उसी तरह क्या है द्वितीयक बाजार, इसका संबंध क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज से होता है। जब कोई प्रतिभूति पहली बार जारी हो चुकी होती है, उसका मान लीजिए मैंने क्या किया है कि मैं कोई कंपनी हूँ, ठीक है, मैंने अपने शेयर जारी किए, किसी एक पर्सन को दिया,
अब मान लीजिए कि मैं कंपनी था और आप लोग आम जनता है, मैंने क्या किया, अपने शेयर क्या किया, किसी एक व्यक्ति को दे दिया। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि उस व्यक्ति से आप लोग शेयर खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या है, द्वितीयक बाजार। मैंने, आप लोगों ने डायरेक्ट मुझसे शेयर नहीं खरीदे, आप लोगों ने क्या किया है, किसी दूसरे व्यक्ति जो मेरे शेयर डायरेक्ट किसी ने खरीदे हुए हैं, आप क्या करते हैं, उनसे शेयरों का लेन देन करते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं, द्वितीयक बाजार कहते हैं। बात आप लोगों को समझ में आई, द्वितीयक बाजार क्या है? मान लीजिए कोई कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मेरी कंपनी है, तो मेरी कंपनी क्या है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कि लिस्टेड होगी, यानी कि यहाँ पे शामिल होगी। कोई भी कंपनी, जैसे आपने LIC का नाम लिया हो, टाटा मोटर्स हो या टाटा पावर हो या अडानी पावर हो या अडानी ग्रीन हो, बहुत सारी, सोनाटा है, जो भी कंपनी है, बर्जर पेंट्स है, जो भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ये कंपनियां कहाँ लिस्टेड होंगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शेयरों को खरीद सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने डायरेक्ट कंपनी से शेयर नहीं खरीदे हैं, आपने क्या है कि BSE या NSE के माध्यम से आपने शेयर खरीदे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जो कंपनियां लिस्टेड होती है, उससे जब कोई शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक बाजार कहते हैं। लेकिन जो प्राथमिक बाजार होता है, उसमें क्या है, उसमें जब कोई शेयर जारी किए जाते हैं, तो कंपनी की संपत्ति, इसमें कंपनी को मतलब एक तरफ से क्या है कि उसकी पूंजी उसको प्राप्त होती है। लेकिन जो द्वितीयक बाजार है, उसमें उसकी पूंजी उसको नहीं प्राप्त होती। ये दो व्यक्तियों के, आधार दो व्यक्तियों के मध्य लेन देन आपस में होता रहता है। शेयरों की दाम बढ़ जाएगी तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, पूंजीकरण जो है आपका बढ़ जाएगा, और शेयर की कीमत गिर जाएगी तो क्या होगा, आपका पूंजीकरण गिर जाएगा। मतलब क्या है, कंपनी ने जो शेयर जारी कर दिए हैं, अब मान लीजिए कंपनी ने क्या किया था, 100 रुपए का कोई शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया, ठीक। उसने क्या डिसाइड किया, 100 रुपए हमें एक शेयर का लेना है। अब यदि शेयर में ये शेयर का मूल्य 120 रुपए हो जाए, तो जो व्यक्ति, मान लीजिए मैं बी व्यक्ति है, ये क्या है, एक कंपनी है, बी व्यक्ति ने क्या किया, इस शेयर का मूल्य 120 रुपए निर्धारित किया। मान लीजिए सी व्यक्ति ने क्या किया, इस शेयर को 120 रुपए में खरीदा। तो जो 20 रुपए का प्रॉफिट है, ये बी व्यक्ति को मिलेगा ना, ए व्यक्ति को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये व्यक्ति ने ऑलरेडी 100 रुपए का शेयर मार्केट में दे चुका है। अब कोई व्यक्ति सी व्यक्ति से, जब कोई 140 रुपए का सी व्यक्ति से डी व्यक्ति खरीद रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं कि शेयर की कीमतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन क्या है कि इसका पूंजीकरण यहाँ पर उसका कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कंपनी को प्रॉफिट नहीं, मतलब कंपनी को कोई मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? किसी कोई समस्या है? प्राथमिक बाजार क्या है, द्वितीयक बाजार क्या है? प्राथमिक बाजार सर्वप्रथम नई प्रतिभूति होती है, जो क्या है, कोई कंपनी पहली बार जारी करती है। ठीक है, ऐसी कंपनियां क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती हैं। द्वितीयक बाजार वह बाजार है जिसमें पहले से प्रतिभूतियां जो बिक चुकी होती हैं या फिर मार्केट में आ चुकी होती हैं, उनका लेन देन किया जाता है। ये क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या? लिखना है आप लोगों को, लिख लीजिए इसी को। हेडिंग डाल लीजिए, पूंजी बाजार। हेडिंग डाल लीजिए, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार एक व्यापक धारणा है। पूंजी बाजार एक व्यापक धारणा है जिसमें प्राथमिक बाजार, पूंजी बाजार एक व्यापक धारणा है जिसमें प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, दीर्घकाल के लिए ऋण देने वाली संस्थाएं, दीर्घकाल के लिए ऋण
ऋण देने वाली संस्थाएं, दीर्घकाल के लिए ऋण देने वाली संस्थाएं, दीर्घकालिक बॉन्ड, दीर्घकालिक बॉन्ड, डिबेंचर, दीर्घकालिक बॉन्ड, डिबेंचर, बैंक तथा अन्य सभी जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन फंड प्रदान करते हैं, दीर्घकालिक फंड प्रदान करते हैं, सभी को शामिल किया जाता है। पूंजी बाजार का पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। पूंजी बाजार का प्रमुख कार्य, पूंजी बाजार का प्रमुख कार्य उन क्षेत्रों से, पूंजी बाजार का प्रमुख कार्य उन क्षेत्रों से जहां बचत अधिक है, बचत को निकाल कर उन क्षेत्रों तक पहुंचाना है, जहां बचत की मांग है, पैराग्राफ चेंज करके पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जा सकता है। पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक पूंजी बाजार, दूसरा द्वितीयक बाजार, निकाल लीजिए। प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राथमिक बाजार नए निर्गमों का बाजार है। नए निर्गमों मतलब इशू करना जिसे कहते हैं। प्राथमिक बाजार नए निर्गमों का बाजार, यह पूंजी बाजार का वह अंग है, यह पूंजी बाजार का वह अंग है जिसमें सभी प्रतिभूतियां पहली बार बाजार में बिकने के लिए आती है। पूंजी बाजार वह बाजार है जिसमें सभी प्रतिभूतियां पहली बार बाजार में बिकने के लिए आती हैं। ये समझा लीजिए। द्वितीय बाजार, द्वितीयक बाजार वह बाजार है, द्वितीयक बाजार वह बाजार है जिसमें पुरानी या पूर्व निर्गमित, इसमें पुरानी
या पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यापार होता है। इसमें पुरानी या पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यापार होता है। यह वह बाजार है, यह वह बाजार है जिसमें वित्तीय प्रपत्र के, यह वह बाजार है जिसमें वित्तीय प्रपत्र के प्राइमरी धारक, वित्तीय प्रपत्र के प्राइमरी धारक तथा उसका क्रेता के बीच, तथा उसके क्रेता के बीच लेन देन होता है। प्राइमरी धारक तथा उसके क्रेता के बीच लेन देन होता है। इसमें शेयर या ऋण पत्र जारी करने वाली, इसमें शेयर या ऋण पत्र जारी करने वाली कंपनी भागीदार नहीं होती। इसमें शेयर या ऋण पत्र जारी करने वाली कंपनी भागीदार नहीं होती। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। प्राथमिक बाजार का संबंध, प्राथमिक बाजार का संबंध स्टॉक मार्केट से नहीं होता है। प्राथमिक बाजार का संबंध स्टॉक मार्केट से नहीं होता है। प्राथमिक बाजार में निर्गमित सभी प्रतिभूतियां, प्राथमिक बाजार में निर्गमित सभी प्रतिभूतियां सर्वथा नहीं होती हैं। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियां सर्वथा नहीं होती हैं और ये अर्थव्यवस्था में, और ये अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण करती है। और ये अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण करती है। पर द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय द्वितीयक बाजार का क्रय विक्रय पूंजी निर्माण का सृजन नहीं करता। पूंजी निर्माण का सृजन नहीं करता, बल्कि स्टॉक मार्केट में विक्रय के लिए आए हुए अंश पत्रों तथा ऋण पत्रों को, विक्रय के लिए आए हुए अंश पत्रों तथा ऋण पत्रों को तरलता प्रदान करता है, तरलता प्रदान करता है। इसमें से तीन चीजें आई हैं आप लोगों के सामने बार बार। एक आया होगा शेयर या अंश, एक अंश पत्र, और तीसरा एक बॉन्ड। चौथी चीज एक देखे होंगे पूंजीकरण, या क्या लिखा हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण। और एक शब्द आप लोगों ने देखा होगा तरलता लिखा हुआ। इन सारे शब्दों को आप समझ रहे हैं। पूंजी क्या है, पूंजी क्या है? लोग बताइए पूंजी क्या है? पूंजी निर्माण लिखा हुआ है ना उसमें। पूंजी क्या है आप लोग? कैपिटल जिसे कहते हैं। अभी आते हैं तो बताया था कैपिटल क्या। अच्छा, धन में और पूंजी में क्या अंतर है?
धन में और पूंजी में क्या? इतने शब्दों का देखे हैं, लिख भी लिए हैं, कम से कम पता तो होना चाहिए। जो लिखे हैं तब तो याद रहेगा। एग्जाम में मान लीजिए यही ऑप्शन आ गए तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या लिखे हैं। ठीक है, धन क्या होता है? जब आप क्या है कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, अब उसको आप लोग क्या करें, 100 रुपए एक साल के लिए उसी तिजोरी में रख दें, किसी तिजोरी में रख दें, किसी संदूक में रख दें, बॉक्स में रख दें, तो क्या वो 100 रुपए से 110 रुपए हो जाएगा? नहीं होगा। 100 का 100 रुपए रहेगा। लेकिन यदि उस 100 रुपए को किसी बैंक में रख दिए होते या किसी ऐसी जगह पर रख दिया होता जहाँ पर 2-4 रुपए 6 रुपए कुछ मिल जाता, तो क्या है वह? क्या है? पूंजी। पूंजी का मतलब यह होता है कि ऐसा धन जिससे और अधिक धन कमाया जा सके। ठीक है, जैसे मशीनें हो गई, या फिर आप क्या करते हैं कि रेलवे या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब आप कोई खर्च करते हैं, आधारभूत संरचना के लिए कुछ खर्च करते हैं, तो ये क्या है? एक तरफ से आप कहते हैं कि पूंजी में निवेश कर रहे हैं। ठीक है, धन क्या होते हैं? धन ऐसा संपत्ति है जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहती है। पूंजी क्या होती है? उससे और अधिक धन कमाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि सभी धन जो होते हैं वो पूंजी हो सकते हैं, लेकिन क्या है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, क्या जो सभी पूंजी है वो धन हो सकता है, लेकिन सभी धन पूंजी नहीं होगा। नीचे क्या है? धन है। धन का मतलब यह है कि कोई भी पूंजी है वो ऑलरेडी धन तो है। मेरे पास 100 रुपए है तो धन तो है ना वो, और 100 रुपए यदि मैं बैंक में रख दिया तो क्या होगा? पूंजी हो जाएगी। लेकिन यदि वही 100 रुपए मैं हमेशा अपने पॉकेट में डाले रखूं तो वो क्या है? धन। अब आप लोगों को समझ आया धन क्या है, पूंजी क्या है? ठीक है, इससे कोई समस्या? पूंजी में और धन में? धन क्या है? फिक्स होता है, जहां पे रहेगा उसी अवस्था में रहेगा। दूसरी चीज क्या है? पूंजी क्या है? उससे और अधिक धन कमाया जा सकता है। फिर एक चीज आप लोगों ने बॉन्ड का नाम सुना होगा, शेयर का नाम सुना होगा, डिबेंचर का नाम सुना होगा। देखिए बॉन्ड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जारी करती है। बॉन्ड क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि जो ब्याज की दर होती है वो फिक्स होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों की कि ब्याज की जो दर है, इंटरेस्ट रेट है, वह क्या है? स्थिर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि मैंने जो गवर्नमेंट ने पहले बॉन्ड जारी किया, आप लोगों ने देखा होगा डॉक की कोई पॉलिसी लिया होगा, तो उसमें जो ब्याज दर होगा वह क्या होता है? पीपीएफ अकाउंट जानते हैं आप? पीपीएफ अकाउंट किसी का खुला हुआ है? किसी के घर में किसी का पीपीएफ अकाउंट खुला हुआ है? पीपीएफ अकाउंट क्या होता है? उसमें क्या है? ब्याज की दर जो होती है फिक्स कर दी जाती है। कि आपको क्या, बॉन्ड के लिए दो चीजें होती है। एक तो बॉन्ड की निश्चित समय अवधि निर्धारित होती है। यदि वो 1 साल के लिए, चूंकि हम लोग कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसे बॉन्ड की बात करेंगे जिसकी टाइम मेच्योरिटी पीरियड क्या है? 1 वर्ष से अधिक का हो। मेच्योरिटी पीरियड का मतलब समझ रहे हैं ना, कि बॉन्ड को 1 साल के पहले भुनाया नहीं जा सकता। यानी कि यदि हमने क्या है, कोई बॉन्ड 100 रुपए का खरीदा है, तो वो 100 रुपए का जो बॉन्ड खरीदा है उसमें शर्त यह होगी कि 1 साल के अंदर इसको आप यदि मतलब वापस लेते हैं तो आपको कुछ न कुछ पेनाल्टी देनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या होती है, उस बॉन्ड में 100 रुपए जो है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको मान लीजिए सपोज 5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी, तो पहले से निर्धारित कर दी जाएगी। मतलब बॉन्ड क्या है? पहली चीज क्या है कि गवर्नमेंट जारी करते हैं। मेनली क्या है, बॉन्ड कौन जारी करता है? गवर्नमेंट। दूसरी चीज क्या है, गवर्नमेंट में जो ब्याज की दर होती है बॉन्ड में, वह क्या है? फिक्स होती है, यानी कि स्थिर होती है, पहले से निर्धारित होती है। तीसरी चीज क्या है बॉन्ड में, कि उसका जो टाइम पीरियड होता है उसके पहले यदि आप उसको मैच्योर करने चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, यदि करेंगे भी तो आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। अब आप लोगों को बॉन्ड समझ में आया? बॉन्ड क्या है? किसी कोई समस्या? बॉन्ड क्या है? आप लोग बार बार बॉन्ड का नाम सुने होंगे ना, कि बॉन्ड, डिवेंचर या शेयर। उसी तरह क्या है, डिवेंचर भी होता है, वह भी क्या है, कंपनी या गवर्नमेंट दोनों जारी कर सकती है। डिवेंचर भी मुख्यतः क्या होते हैं कि इसमें बस यही अंतर है
इसमें भी क्या है, ब्याज की दर दोनों फिक्स होती है, इसमें भी टाइम पीरियड फिक्स होता है। और तीसरी चीज क्या है कि मेच्योरिटी पीरियड फिक्स है, टाइम पीरियड भी फिक्स है, ब्याज की दर भी फिक्स है। बस इतना है, इसको गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर दोनों जारी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज क्या है, शेयर। शेयर जो होते हैं वो मेनली क्या है कि प्राइवेट कंपनियां जारी करती हैं। जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो क्या जारी करती है, शेयर। और इनमें क्या है कि जो ब्याज की दर होती है वो बाजार पर निर्धारित होती है, यानी कि बाजार की मांग एवं पूर्ति के शक्तियों के द्वारा क्या होता है, शेयर की कीमत निर्धारित होती है। वह क्या है कि समय के अनुसार बढ़ भी सकती है और समय के अनुसार गिर भी सकती है। एक समय के बाद हो सकता है कि शेयर 105 रुपए की जगह 106 रुपए हो जाए, 7 रुपए हो जाए, कहिए तो 100 रुपए से भी कम आ जाए। तो शेयर क्या होते हैं, उनमें जो उनका जो एक तरफ से कहा जाए मूल्य है वो बाजार की मांग एवं पूर्ति की शक्ति के आधार पर निर्धारित होता है, और उसको जब चाहे आप खरीद सकते हैं, जब चाहे आप उसको बेच सकते हैं। कौन जारी करता है, प्राइवेट सेक्टर जारी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर जारी करते हैं। ठीक। अब हम लोग देखेंगे कैपिटल मार्केट में। आप लोग डाल लीजिए 1947 में पूंजी निर्गमन अधिनियम आया था। इसको रेगुलेट कौन करता था, नियामक कौन था, सीसीआई। कंट्रोल ऑफ द कैपिटल इशू। इसकी जगह पे क्या आया गया, इसको रिप्लेस किसने किया था, सेबी। यानी कि 1947 में क्या हुआ था, पूंजी निर्गमन नियमन अधिनियम आया था, जिसको कौन रेगुलेट करता था, कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू, सीसीआई रेगुलेट करता था। और इसको रिप्लेस किसने किया, यानी कि इसकी जगह पर कौन आया, सेबी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीसीआई की जगह पे कौन सी संस्था का निर्माण हुआ, तो कौन सी संस्था थी, सेबी। उन्नीस सौ 56 में आया था। प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम, ये कब आया था, 1956। अब इसके नीचे आप लोग लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। समय के साथ साथ भारत के वित्तीय परिदृश्य में, समय के साथ साथ भारत के वित्तीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। विशेषकर 1980 के दशक में, विशेषकर 1980 के दशक में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करने के साथ
आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करने के साथ इसके प्रारूप में तेजी से परिवर्तन हुआ। पुराना अधिनियम तथा नियामक पूंजी बाजार के इन व्यापक परिवर्तनों को पूरी तरह आच्छादित करने व नियंत्रित करने में असमर्थ हो रहा अतः इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई। इसके लिए अप्रैल 1988 में प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी 1988 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कोष्टक में सेबी का गठन हुआ। जो प्रारंभ में गैर वैधानिक संस्था थी। जनवरी 1992 में इसे वैधानिक संस्था के रूप में गठित किया गया। सेबी भारत के पूंजी बाजार शीर्षस्थ नियामक है, नोडल एजेंसी जिसे कहते हैं, शीर्षस्थ नियामक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्य कार्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना, तथा साथ ही पूंजी बाजार का एक सुव्यवस्थित बाजार को प्रोत्साहित करना, है। इसका मुख्य कार्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना तथा साथ ही पूंजी बाजार का एक सुव्यवस्थित बाजार को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए यह पूंजी बाजार से संबंधित विभिन्न प्रकार की वित्तीय प्रतिभूतियों
पूंजी बाजार से संबंधित विभिन्न प्रकार की वित्तीय प्रतिभूतियों स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाकलापों स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाकलापों स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाकलाप म्यूचुअल फंड तथा पूंजी बाजार के मध्यस्थों संबंधित गतिविधियों का नियमन करता है। पूंजी बाजार से संबंधित मध्यस्थों का नियमन करता है। पूंजी बाजार से संबंधित मध्यस्थों का नियमन करता है। देखिए सेबी के बारे में आप लोग सब जानते होंगे कि सेबी का जो कार्य है वह क्या होता है कि जो वित्तीय क्रियाएं होती हैं स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित या कैपिटल मार्केट से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें क्या है एक रेगुलेट का काम करता है, एक नियामक संस्था का काम करता है। यानी कि कोई भी गतिविधियां हो रही हैं जो कैपिटल मार्केट से संबंधित हैं, कोई भी गतिविधियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हैं, वो किस प्रकार कार्य कर रही हैं। कोई कंपनी जब भी कोई कंपनी क्या है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना होता है तो पहले क्या है सेबी से अनुमोदन प्राप्त करना होता है, यानी कि सेबी से क्या है परमिशन लेना होता है। सेबी कोई भी कंपनी क्या है इसका मुख्य कार्य क्या है कि लोगों को क्या मान लीजिए हम लोग क्या है स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक तरफ से रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट है हम लोगों का शेयर मार्केट में रुचि लेना। तो सेबी का काम क्या है कि जो निवेशक हैं उनको क्या है प्रोत्साहित करे इस कार्य के लिए, लोगों को अधिक से अधिक क्या है जानकारी प्रदान करे, लोगों को अधिक से अधिक सूचनाएं प्रदान करे कि आप लोग जब शेयर मार्केट में या कैपिटल मार्केट इन्वेस्ट करेंगे तो उसके क्या क्या लाभ हैं, कैसे कैसे आप शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, कैसे कैसे आप लोग और अधिक संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। ये काम क्या है सेबी का। पहले आप लोगों ने क्या लिखा है निवेशकों को प्रोत्साहित करना। दूसरी चीज क्या लिखा हुआ है कि पूंजी बाजार से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उनका क्या है नियमन करना। अब इसमें क्या होता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मिसबिहेव करके या फिर इलीगल तरीके से क्या करते हैं कि और अधिक पूंजी संपत्ति करने का काम करते हैं। आप लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग का नाम सुना है? इनसाइडर ट्रेडिंग का नाम सुना? देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है, इनसाइडर का मतलब जानते हैं क्या होता है? इनसाइडर क्या होता है? अरे हिंदी पूछ रहा हूँ इसकी। तो इंग्लिश मीडियम का मतलब इंग्लिश पढ़ रहे होंगे ग्रेजुएशन में। इनसाइडर क्या है? चीज में पहले से ही लाभ हो, आंतरिक कह सकते हो, उसकी शाब्दिक अर्थ क्या है उसका आंतरिक मतलब वही चीज है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि इसमें क्या है बहुत सारे जो लोग होते हैं वह क्या है कि शेयर मार्केट में मान लीजिए कि मेरा कोई रिलेटिव वहाँ पे काम कर रहा है, तो वो हो सकता है कि अपनी इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, लोगों को बता सकता है कि क्या है कि अब इस शेयर के दाम गिरने वाले हैं या इस शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा अडानी का जितने भी सारे शेयर हैं भी कुछ दिनों से बहुत तेजी गति से गिरे, क्योंकि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई और उसने क्या किया कि अडानी जो उसके जितने भी शेयर थे उसके बारे में एक खुलासा किया कि इसके जो शेयर्स हैं इसमें बस खाली इतना उन्होंने कहा कि इसमें जो है विश्वसनीयता नहीं। ऐसा सिर्फ कहने की बदौलत क्या हुआ अडानी के जितने भी शेयर थे उन शेयरों के दाम आधे से भी ज़्यादा गिर गए। जो शेयर 2000-2500 में चल रहा था वो शेयर 400-500 में आ गए। हिंडनबर्ग एक अमेरिकन संस्था है, वहाँ की एक रिपोर्ट आई जिसने अडानी पावर या अडानी के शेयर के बारे में क्या हुआ आप लोगों ने देखा होगा एक समय अडानी पूरे वर्ल्ड के दूसरे नंबर के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो गए थे, इस समय 20 के भी बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा क्या है कैपिटल मार्केट में लगा हुआ है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जैसे आई तो शेयरों के दाम बहुत तेजी गति से गिरे उनके।
तो उनकी कंपनी को बहुत सारी चीज़ों में क्या हुआ, घाटा हुआ, जिससे क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, एक तरफ से कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, घुसपैठिए होते हैं जो शेयर मार्केट में क्या है लोगों को इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं, जिससे क्या होता है लोगों को सूचनाएं मिल जाती है और उन सूचनाओं के द्वारा लोग क्या है कि मिसयूज करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। मान लीजिए मुझे पता है कि शेयर के दाम आज 200 रुपये है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद इस शेयर का दाम 250-300 होने वाला है। तो अब मुझे पता है, मैंने क्या किया, अपने दोस्तों को बता दिया, तो सब लोग क्या करेंगे, उस शेयर को खरीद लेंगे 200 रुपये में, और जान रहे हैं 10 दिन बाद क्या उस शेयर की कीमत 250 हो जानी। तो लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए में खरीद लिया, तो लोगों को प्रॉफिट हो गया। तो सेबी का काम क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। सेबी क्या करती है, सेबी का मुख्य कार्य क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, कि इनसाइडर ट्रेडिंग लोगों के पास ना हो पाए, लोग क्या है कि कैपिटल मार्केट का मिसयूज ना कर सके। आप लोगों ने लिखा है नियामक संस्था का काम करती है, रेगुलेट करती है, ऐसी कोई भी गतिविधियां ना हो जिससे कि निवेशकों को हानि हो या निवेशक क्या है हतोत्साहित हो। अब मान लीजिए कोई किसको नहीं पता है, अब मान लीजिए उसके पास बहुत सारे शेयर थे, वो 200 रुपये में ही बेच दिया, तो उसको कितना घाटा लग गया। तो ये सब सारी चीजें क्या है, एक तरफ से अप्रत्याशाओं में ही रहे, लोगों को चीजों का इंफॉर्मेशन लीक ना हो, इसके लिए क्या है कि सेबी एक नियामक संस्था के रूप में काम करता है। और भी जितनी भी कैपिटल मार्केट से संबंधित, वित्तीय बाजार से संबंधित जितने भी क्रियाएं हैं, उनका क्या है, एक तरफ से नियामक संस्था के रूप में काम करता है। ठीक, आप लोगों ने एक चीज का नाम देखा है, अस्पा का नाम सुना? एप्लीकेशन सपोर्ट ब्लॉक अकाउंट, ये क्या है, एक नया अवधारणा है जो सेबी के द्वारा शुरू की गई, अस्पा। इसमें क्या होता है, देखिए पहले क्या होता था कि मान लीजिए हमको कोई शेयर खरीदना है, ठीक है, तो जब हमको कोई शेयर खरीदना होता था तो शेयर चाहे हमारे नाम अलॉट हो या ना अलॉट हो, हमें क्या करना होता था, किसी कंपनी को पैसा भुगतान करना पड़ता था। और जब वो शेयर नहीं अलॉट होते थे तो वो पैसा वापस आने में या फिर लेन देन करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या है कि आप लोग नेट बैंकिंग चलाते हैं अपने अकाउंट में। कभी भी जब नेट बैंकिंग चलाइएगा या यूनो या फिर जो भी चलाते हैं, उसमें आप लोग उसके सेटिंग पे जाइएगा, देखेंगे एक अकाउंट होगा अस्पा अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अकाउंट, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको कोई शेयर खरीदना है किसी कंपनी का, मान लीजिए कोई भी कंपनी का हमको शेयर खरीदना है, ठीक है, कोई कंपनी क्या है आईपीओ जारी कर रही है। अभी मैं बताऊंगा आईपीओ क्या है। जब कोई कंपनी मान लीजिए आईपीओ जारी कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी कर रही है, कोई कंपनी को क्या है शेयर बेचना है। अब मान लीजिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि सपोज टाटा मोटर्स है। अब टाटा मोटर्स से मुझे 100 शेयर खरीदने हैं, एक शेयर का दाम मान लीजिए क्या है 500 रुपए है, तो मुझे कितने रुपए देना पड़ेगा, लगभग क्या है 50,000। 100 शेयर खरीदना, एक शेयर का दाम कितना है 500 रुपए, तो मुझे 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब क्या है, मुझे 50,000 रुपए मैंने क्या किया कि खर्च करने हैं, तो मुझे शेयर खरीदना है। टाटा मोटर्स कोई कंपनी है, वो मान लीजिए कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा, जो 50,000 रुपए होगा वह क्या करूंगा, अपने बैंक जो ऑनलाइन बैंकिंग होता है बैंक अकाउंट के थ्रू क्या करूंगा कि मेरा पैसा बैंक काट लेगा। 50,000 रुपए क्या करेगा कि बैंक मुझे मान लीजिए मैं क्या करूंगा, आवेदन करूंगा टाटा मोटर्स से ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कि मुझे 100 शेयर टाटा मोटर्स के चाहिए। तो
तो जैसे मैं अस्पा अकाउंट के थ्रू जाके बैंकिंग अपने बैंकिंग सिस्टम में जाके अस्पा अकाउंट के थ्रू क्या करूंगा कि आवेदन करूंगा। जैसे आवेदन करूंगा तो बैंक क्या करेगा, 50,000 रुपए क्या करेगा, मेरे अकाउंट से तुरंत काट लेगा। जो बैंक आपका है उस बैंक अकाउंट से तुरंत आपके क्या है 50,000 रुपए कट जाएंगे और वो क्या होंगे, होल्ड हो जाएंगे। होल्ड होने का मतलब कि आप उसको अब निकाल नहीं सकते। क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अकाउंट। यानी क्या है कि अब मुझे क्या है, टाटा मोटर्स के 100 शेयर खरीदने हैं। 100 शेयर का दाम यदि 50,000 रुपए निर्धारित हुआ है तो बैंक क्या करेगा, 50,000 रुपए को अकाउंट में होल्ड कर देगा। अब जब 50,000 अकाउंट होल्ड हो जाएंगे तो मान लीजिए टाटा मोटर्स ने क्या किया, मुझको 100 शेयर डिलीवर कर दिए या फिर मुझे दे दिए। तो जब 100 शेयर उसने जैसे देगा तो बैंक क्या करेगा, तुरंत 50,000 रुपए टाटा मोटर्स कंपनी को प्रदान कर देगा। इसने शेयर दिए 50,000 रुपए, तुरंत इसने क्या करेगा, 50,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किसके हो जाएंगे, टाटा मोटर्स के। अब मान लीजिए टाटा मोटर्स ने मुझे शेयर नहीं दिया, मैं नहीं खरीद पाया, कोई और खरीद लिया, तो क्या होगा, तुरंत ये क्या होंगे, 50,000 रुपए आपके मेन अकाउंट में डिलीवर हो जाएंगे। मतलब कितनी अच्छी सुविधा है कि आपका यदि शेयर आपको मिला तो पैसा आपको आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और पैसा आपका क्या है तुरंत कंपनी की तरफ चला जाएगा। और मान लीजिए कि शेयर आपने नहीं खरीद पाए, नहीं मिल पाया, तो तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं। इसको क्या कहते हैं, अस्पा एप्लीकेशन सपोर्ट ब्लॉक अकाउंट। ठीक, लिख लीजिए इसको थोड़ा। यह सेबी द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह सेबी द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस प्रणाली के अंतर्गत यह सेबी द्वारा प्रारंभ किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत निवेशक को आवेदन के समय भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। आवेदक को आवेदन के समय भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय आवेदन की राशि के बराबर ही इसके बजाय आवेदन की राशि के बराबर की राशि निवेशक के बैंक के खाते में बंधी रहती है। निवेशक के बैंक के खाते में बंधी रहती है। जो स्वप्रमाणित बैंक होता है, यदि आवेदक को कंपनी द्वारा शेयर आवंटित कर दिए जाए, कंपनी द्वारा शेयर आवंटित कर दिए गए, यदि आवेदक को कंपनी द्वारा शेयर आवंटित कर दिए गए तो बैंक वह राशि कंपनी के खाते में हस्तांतरित कर देती है। बैंक वह राशि कंपनी के खाते में हस्तांतरित कर देती है तथा यदि आवेदक को शेयर आवंटित न हुए
प्रथमा यदि आवेदक को शेयर आवंटित ना हुए तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा वह राशि बैंक द्वारा वह राशि बंधक मुक्त कर दी जाती है तथा वह संबंधित व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के लिए उपलब्ध हो जाती है। तथा संबंधित व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के लिए उपलब्ध हो जाती है। देखिए अब आप लोग मेरे क्या लीजिए आईपीओ। तो वो बोर हो रहा है लग रहा है सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रहा है? अच्छा विषय ही बोर वाला तो समझ में नहीं आ रहा है इसलिए बोर लग रहा है या फिर पढ़ चुके हैं अभी 1.5 घंटा इसलिए बोरिंग लग रहा है? क्या रीजन है? दोनों में से कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। पढ़ चुके हैं पहले से 1.5 घंटा, सुन चुके हैं करंट अफेयर्स जैसा विषय, तो 1.5 घंटा अपने आप में बैठ के सुनना ही बहुत बड़ी बात है ना। तो जो दिमाग रहा होगा वो सब वहीं चला गया होगा। और फिर कैपिटल मार्केट जैसा विषय जो बाद में पढ़ाया जा रहा है, एक तो पहले समझ में नहीं आता किसी के, और फिर उसको 1.5 घंटे बाद आपको उसके बाद आप लोगों को सुनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कितने जल्दी निकले यहाँ से, है ना, हम लोग किसी तरह छुटकारा पाए, है कि नहीं? क्या करें, बंद कर दें? आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अभी तक जितना चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो चीज बता रहा हूँ बोरिंग है कैसा क्या है, एग्जाम में तो आएगा। इकोनॉमी के क्वेश्चन जाहिर सी बात है इस समय जितना सारी चीजें अभी करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे, थोड़ा सा मुझे सुनाई दिया रसिया यूक्रेन का वार, तो ये वार क्या है? इकोनॉमिक वार। अंततः क्या है, आप लोग हथियारों से या किसी भी चीज से कोई वार हो रहा है तो क्या है, एक दूसरे की आर्थिक अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है? यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है वेपन्स जितने भी। क्यों? क्योंकि रसिया लड़े चाहे यूक्रेन लड़े, हथियार तो भी किसके रहे हैं? अमेरिका के। और अमेरिका का सबसे चिर प्रतिद्वंदी कौन है? रसिया। और रसिया यदि किसी से युद्ध करेगा तो रसिया कमजोर होगा। रसिया की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है कि आधी किसमें व्यस्त है? तो यूक्रेन से युद्ध करने में। जितने भी हथियार हैं, जो सारे जो रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं, जो किसी विकास में यूज हो रहे होते उस देश के, वो क्या हो रहे हैं? आपस में हथियार युद्ध कर रहे हैं। तो कोई भी इस समय जो भी युद्ध हो रहे हैं वो आर्थिक युद्ध हो रहे हैं, इकोनॉमिक वार शुरू हो गया है। एक नया ट्रेंड आया है, आप जियोपॉलिटिक्स का नाम सुने होंगे। उसी तरह क्या है, इस समय इकोनॉमिक वार होना शुरू हो गया है। आपस में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं आपस में डायरेक्ट नहीं किसी से लड़के। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान को तो गया तो अपना बालाकोट में अपना बराबर करके चला आया, लेकिन अब चाइना था, चाइना से कल गलवान घाटी में जो आपस में हमला हुआ, चाहे इंडिया ने क्या किया, उसके लगभग 150 से 200 जो चाइनीज एयरक्राफ्ट थे उसको क्या किया? प्रतिबंधित कर दिया था। तो क्या था, कह रहे थे डिजिटल स्ट्राइक। आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं? डिजिटल स्ट्राइक। हम लोग क्या करेंगे? दूसरे देश की आयातों को नहीं करेंगे, दूसरे देशों के सामानों को नहीं खरीदेंगे। देखते होंगे वही टिकटॉक था, टिकटॉक चला था सबसे ज्यादा। टिकटॉक में ही क्या हो रहा है, पोस्टर छापे जा रहे हैं
कि चाइना बैन चाइना बैन। उसी का टिकटॉक है। वही हाल है कि आप लोग जब देखते हैं पेड़ बचाओ वृक्ष बचाओ, वही पेज में लिखे हुए हैं वृक्ष बचाओ, वही पेज किसका बना हुआ है? पेड़। ये भारत की हमारे सबसे बड़ी अद्भुत विशेषता है कि जिस डाली पे बैठे रहते हैं उसी को काटते रहते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। टिकटॉक में ही मैं देखा था उस समय थोड़ा बहुत किसी एक दूसरे के मोबाइल से, मैं तो कभी नहीं चलाया, लेकिन मेरे जो दोस्त अगल बगल रहते थे तो देखता था कि वो चाइना अपना जो उसका विरोध करते थे वही टिकटॉक में ही करते थे। और टिकटॉक किसका था? चाइना का। ठीक है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है कि जब कोई कंपनी शेयर को क्या है पहली बार कोई शेयर जारी करती है तो उसको कहते हैं इनिशियल, मतलब क्या होता है? प्रारंभिक। पब्लिक मतलब आम लोगों के लिए, ऑफर मतलब क्या है कि जारी करना, मतलब दूसरे, जब कोई कंपनी क्या है कि पहली बार क्या है शेयरों को जारी करती है आम जनता के लिए, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज होती है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग या पीओ। आईपीओ क्या है? जब कोई कंपनी क्या है पहली बार प्रतिभूतियों को जारी करती है आम जनता के लिए बाजार में विक्रय करने के लिए, उस स्थिति को क्या कहते हैं? आईपीओ कहते हैं। या पीओ क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है कि जब कोई कंपनी एक बार प्रतिभूति जारी कर चुकी होती है, दोबारा फिर से वह क्या है प्रतिभूति को जारी करती है, उसको और अधिक संपत्ति की जरूरत होती है, उसको क्या कहते हैं? एफपीओ कहते हैं। बात समझ में आई? ये क्या है? इनिशियल मतलब पहली बार जब कोई पूंजी बाजार में क्या है एकत्रित करने के लिए हम लोग शेयर को जारी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? आईपीओ कहते हैं। और जब हम लोगों ने पहले से लिस्टेड कंपनी है जो पहले से शेयरों को जारी कर चुकी है और उसके पास संपत्ति का अभी भी अभाव है, तो फिर से जब शेयरों को जारी करती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? एफपीओ कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ये क्या है? इनिशियल, यानी कि पहली बार जब कोई शेयर कंपनी शेयर जारी करेगी उसको क्या कहेंगे? कि आईपीओ कहेंगे। और जब कोई कंपनी एक बार शेयर प्रतिभूति जारी कर चुकी होगी और पुनः लिस्टेड कंपनी फिर से जारी करती है उसको क्या कहते हैं? एफपीओ कहते हैं। दोनों समझ में आई? दोनों बात में कोई समस्या है? किसी को दिक्कत? लिख लीजिए, दो दो लाइन है, एक एक लाइन। जब आईपीओ कहने का लिख लीजिए। जब कोई कंपनी पहली बार लोगों से पूंजी एकत्र करने के लिए अपने अंश पत्रों की बिक्री का प्रस्ताव लाती है, अपने अंश पत्रों की बिक्री का प्रस्ताव लाती है, तो उसे आईपीओ कहा जाता है। तो उसे आईपीओ कहा जाता है। तो उसे आईपीओ कहा जाता है। एफपीओ डाल लीजिए। जब कोई कंपनी आगे पुनः लोगों से पूंजी इकट्ठा करने के लिए अपने अंश पत्रों की बिक्री का प्रस्ताव लाती है, जब कोई कंपनी आगे पुनः लोगों से पूंजी इकट्ठा करने के लिए अपने अंश पत्रों की बिक्री का प्रस्ताव लाती है,
तो इसे एफपीओ कहा जाता है। तो इसे एफपीओ कहा जाता है। यह केवल सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ही जारी किया जाता है। क्या लिखे हैं आप लोग? यह केवल सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ही जारी किया जाता है। बस इसी को और देख लीजिए, तो बंद कर देते हैं क्योंकि आपको स्थिति मुझे सही लग नहीं रही है, तो चालू चक्कर और प्रश्न नहीं खा जाओगे। ग्रीन शो ऑफर क्या है? देखिए, मान लीजिए किसी कंपनी को शेयरों की और अधिक आवश्यकता है, ठीक है। जब किसी कंपनी को शेयरों की और अधिक आवश्यकता होती है तो सेबी क्या करता है कि 15% और अतिरिक्त आपको शेयर जारी करने का अधिकार प्रदान कर देता है। कितने प्रतिशत है? 15%। ग्रीन शो ऑफर क्या है? आपको जितने आप शेयर जारी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको पूंजी की आवश्यकता है, ठीक है, तो कंपनी सेबी क्या है, आपको विशेषाधिकार दे देती है कि 15% आप क्या कर सकते हैं और अधिक 15% के मूल्य के बराबर आप लोग और संपत्ति को एकत्रित कर सकते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? ग्रीन शू ऑफर कहते हैं। ग्रीन शू ऑफर क्या है कि आपको जितना संपत्ति, मान लीजिए हमने 100 रुपए का कोई शेयर जारी किए, तो 15% यानी कि क्या है कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं, 115 रुपए का क्या है शेयर जारी कर सकते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? ग्रीन शू ऑफर कहते हैं। ठीक, बात समझ में? ग्रीन शू ऑफर क्या है? 15% आपको अतिरिक्त शेयर जारी करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। लिख लीजिए, इसके अंतर्गत कंपनियों को इसके अंतर्गत कंपनियों को 15% अतिरिक्त शेयर जारी करने की अनुमति होती है। इसके अंतर्गत कंपनियों को 15% अतिरिक्त शेयर जारी करने की अनुमति होती है। इससे न केवल अधिक संख्या में निवेशकों को अंश पत्रों में नामांकन किए जाते हैं। इससे न केवल अधिक संख्या में निवेशकों को अंश पत्रों के नामांकन किए जाते हैं, बल्कि सूचीबद्ध होने के पश्चात बाजार कीमतों में स्थिरता ला सकने में भी यह सहायक होते हैं। बल्कि सूचीबद्ध होने के पश्चात बाजार कीमतों में स्थिरता लाने में भी ये सहायक होते हैं। ठीक है, फिर